नमस्कार आप सभी को। कविता मुंबई के 16वें अंक में मैं प्रशांत जैन आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम कविता पाठ एवं वक्तव्य का है। हमारे साथ दो कवि जो उपस्थित हैं, एक्चुअली एक कॉमन एक अगर उसके लिए क्या कहना चाहिए, संबोधन है तो कवि ही है, कवियत्री तो विशेष रूप से कहा जाता है। तो प्रेमा झा जी हैं मुंबई से और सुधा उपाध्याय जी हैं दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, प्रेमा जी और सुधा जी। और हमारे आज के वक्तव्य के लिए जो तीसरे मेहमान हैं, आदरणीय शंभू बादल जी हैं, जो कि रांची से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शंभू बादल सर इस सभा में। और खुशी की बात है कि आज दो वरिष्ठ हमारे साथी आदरणीय कौशल किशोर जी लखनऊ से और आदरणीय डीएम मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं श्रोता के रूप में। आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। जी हाँ, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर उत्तर मिश्र जी सुल्तानपुर से हैं। आप सबका पुनः एक बार स्वागत। और कविता मुंबई चैनल, जैसा कि आप जानते हैं, वरिष्ठ हमारे साहित्यकार मुंबई के हृदय में भी हैं, डॉक्टर हुबनाथ पांडे हैं और मैं प्रशांत जैन। हम तीनों ने मिलकर शुरू किया है सितंबर के महीने में, जब मुंबई में यूनिवर्सिटी में कविता उत्सव हमने 2 दिन का आयोजित किया था 11 सत्रों में। तो तब से बड़ी अच्छी तरह से कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए प्रेमा झा जी को बुलाता हूं, आपका परिचय दे दूं। प्रेमा झा लंबे समय से कविताएं लिख रही हैं, 2 किताबें आपकी आ चुकी हैं और ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन से इन किताबों का प्रकाशन हुआ है। पत्रिकाओं में तो छपती हैं। और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, मुजफ्फरपुर में आपने स्कूलिंग किया, उसके बाद पटना में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद दिल्ली चली गई, डुअल मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट ये आपने किया। और इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये भी पढ़ाई आपने की। और ग्रेजुएशन आपका प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी में है, यानी बहुत ही डाइवर्स क्वालिफिकेशन है आपका, अलग अलग फील्ड्स में आपने पढ़ाई की है। और इस समय आप कंटेंट राइटिंग का आपका व्यवसाय है या प्रोफेशन है, और हेड ऑफ मेडिकल कंटेंट के तौर पर लंदन की एक कंपनी के लिए आप काम कर रही हैं। कंटेंट राइटिंग का मेडिकल कंटेंट है बेसिकली, एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह का। आपकी कृतियों के बारे में बता चुका हूँ। एक कहानी आपकी हंस में छपी थी, मिस लैला झूठ में क्यों जीती है। ये कहानी आपकी काफी चर्चित हुई थी। शायद कहानियां आप बहुत नहीं लिखती हैं, लेकिन ये कहानी आपकी बड़ी चर्चित थी। और तो प्रेमा जी, ये जो काम आप कर रही हैं, इसका आपकी पढ़ाई से कोई संबंध है या नहीं है? किस तरह से आप इस कंटेंट राइटिंग में आ गए? देखिए, बिल्कुल अलग अलग तरीके की चीजें। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी और आप सभी लोगों का जो उपस्थित हैं। और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो सबको। हाँ, कविताएं लिखना और फिर तुरंत सर्जिकल राइटिंग की तरफ, बिल्कुल 2 अलग अलग चीजें हैं। और इन चीजों के तारतम्यता बिठाना, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल मतलब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब मैं उससे थक जाती हूँ तो मैं कविताओं का सहारा लेती हूँ। और जब मैं कविताएं लिख लेती हूँ तो फिर रिचार्ज होके अपना प्रोफेशनल जो भी मेरा है, वो सर्जरीज और खून और वो क्या कहते हैं आदमियों को मांस लहू, ये सब देख के फिर मैं कविताओं के पास जाके थोड़ा सुस्ताती हूँ, फिर वापस आती हूँ। तो बिल्कुल है। और हाँ, लिखना मेरा पैशन है, लिखती हूँ, खुश रहती हूँ। मुझे शुरू में आपने मेरा ख्याल है पत्रकारिता भी 2-4 साल की है ना? प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? नहीं, प्रिंट मीडिया में किया है। और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान से जुड़ी रही कुछ दिन तक। उसके बाद फिर दिल्ली आना हुआ और दिल्ली में एमबीए और कॉर्पोरेट में हर तरह के फील्ड में थोड़े थोड़े दिनों तक काम करके लास्ट में डिसाइड किया कि मेरे लिए लिखना ही सब कुछ है। और क्योंकि मैं साइंस की और वो भी जूलॉजी की स्टूडेंट थी, तो मेरा इसमें मन लगता था साइंस में और बहुत। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी पे लिखा जाए, क्योंकि इसकी डिमांड भी ज्यादा है। इसमें मैंने अपनी मैनेजमेंट स्किल अप्लाई की और सोचा वो काम करना चाहिए जो
जिसमें आपको भी खुशी मिले, आपके स्किल को भी भुनाया जा सके, और वो करना चाहिए जो ग्रेसफुली किया जाए, मजे से किया जाए बस। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमा जी, अब कविताएं सुने हम लोग आपसे। हाँ, मैं आपको अभी की लिखी फिलहाल जो कविता है वो सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है हाथ। जिंदगी जैसे पोखरन परमाणु परीक्षण, चैट जीपीटी और एआई हो गई। सिलबट्टे पे धनिया पुदीना पीसते हुए अपने बड़े से फ्लैट में सोचती हूँ आदिवासी हो जाऊं। कागज की नाव वाले पन्ने पर रोशनाई की शीशी में मेहंदी वाली कुप्पी रखकर सबसे छुपकर हान हान लिखती हूँ। क से कबूतर, ख से खरगोश, गौ से गाय, और बढ़ती हुई आगे कबूतर, खरगोश और गाय की पीड़ा को सोच लेती हूँ। कबूतर एलर्जी फैलाने के लिए बदनाम हो रहा, उसने एक शब्द नहीं बोला है अब तक। खरगोश को पालतू बनाया जाना चाहिए, मगर वो कुत्तों की आहर्ता से त्रस्त है। गाय जिसे केवल पोषण के लिए धरती पर भेजा गया है, उसका देना एक कष्ट है। कहीं उसे वोट बैंक की राजनीति बनाकर गलियों में आरती थाली के साथ घुमा देते हैं। कभी उसके थन को हान का दुख कहकर उसकी अस्तित्व को धत्ता बताते हुए वेगन डाइट का प्रचार किया जाता है। प्रतिशोध की चरम पर लालसाएं नहीं, केवल जीवटता बचती है। हर आदमी दुख है। यह दुख की पराकाष्ठा ने सिलबट्टे पर रोशनाई की शीशी को तोड़ते हुए कहा, धनिया पुदीना राजनीति है, मुंबई वाला फ्लैट एआई और परमाणु परीक्षण सब सहोदर है। एक दिन तुमको निगल जाएंगे और तुम बन जाओगे पुच्छल तारा। हान अंतिम दुख नहीं, उद्यम है। संसार के प्रयास से पहले है इधर स्याही और सिलबट्टा, लिखते हुए कूटते हुए कभी चटनी का सोचती है, कभी गुलकारी का, और गाय की थन तक सोचते सोचते एक पूरा चुनाव जीत लिया जाता है। यह कविता जो है वो दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग, साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता जो रही है 2024 को, उन्हीं को समर्पित है ये कविता। स्वागत, बढ़िया बढ़िया कविता। अच्छा, मैं दूसरी छोटी सी कविता सुनाती हूँ। ये संवदिया जुलाई सितंबर 18 अंक में प्रकाशित हुई थी। पता नहीं आज मुझे मिली और मैंने सोचा मैं ये वाली कविता सुनाऊंगी। इसका शीर्षक है ये, इसमें 2018 में, सितंबर 2018 में, हाँ, इसका शीर्षक है पागलपन। पागल होना क्या है? नाचती लड़की से पूछो जो कभी गाती, जुल्फे बिखेरती फिरोज शाह के दरवाजे पर झूम झूम आ जाती है। बेसाख्ता मुस्कुराती वो अपनी ओढ़नी उठाकर जमीन पर फेंक देती है और दुआएं गाने लगती है। वो पागल है। बहुत देर से उसे देख रही हूँ, सोचने लगी हूँ, आखिर पागल होना क्या होता है? दिमाग का कोई पैच ढीला होना, नसों का तिरछा मुड़ जाना, या खिलखिलाकर आसमानी बातों को सच मानने लगना? क्या है दरअसल पागल होना? दुनियावी बातों पर जोर जोर से रोना और पूछना सल्तनत के मालिक से, दुनिया और दुनियावी बातों के मद्देनजर बेफिजूल की जद्दोजहद की कोई एक खास वजह? पागल लड़की आंसू पोंछती है, दुपट्टा फेंकती है और आसमानी फरिश्तों से गीतों में बतियाने लगती है। पागल लड़की पागल है, शायर है, दीवानी है,
या कि किसी बड़ी मुश्किली दुआओं के बाबत बार बार सुलेमान का वास्ता देती है। सच में पागल होने को जानना है मुझे। पागल होना, कम से कम दिमाग की नसों का मुड़ना तो कतई नहीं है। पागल अरबी में जिसे मजनू हो जाने को कहते हैं, पुख्ता तौर पर खुदा से मोहब्बत होने को भी कहते हैं कि अब दुनिया की बातों को वो बादशाह के सामने पेश करेगी, मजमून में उसके गीत लिखेगी जुल्मों के। हम मुसलसल एक पागलपन का दौर लाएंगे और लिखेंगे कविता। बहुत एक जो बहुत अभी लिखी छोटी सी कविता है, सुना देती हूँ। इसका शीर्षक है राई का दुख। राई का दुख। टूट जाना एक पत्ते सा होता है, उसमें शोर नहीं होता। खत्म होना दीमक जितना चुप होता है, एकदम चोरी से। रोने के पास कोई आवाज नहीं होती है, आंसू राई होता है। उसके पास का उपकरण हमेशा वह मुट्ठी होता है जो हार गया होता है। पहाड़ पर चींटी का दुख कोई नहीं जानता है। लोगों ने नाहक ही राई का पहाड़ बनाया। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना हमेशा पत्थर होता है। पत्थर पर सब लिख सकते हैं, पीड़ा, आंसू, तकलीफ और यंत्रणा भी। उसको आघात नहीं लगती है। हाँ, अब एक और समय है कि एक और कविता अभी सुना। भी सुनाइए, है समय है, समय है, सुनाइए। अच्छा, ये मैं ये सुना। ये है अप्रैल 2023 अंक में छपी थी हंस के, वही वाली सुनाती हूँ। ये कविता मुझे खुद भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुना रही हूँ। स्वागत इसका स्वागत। शीर्षक है धान सा झरता जीवन। जिंदगी जैसे शीत भूलती गई हो, चट्टान गर्म सा उखड़ता हुआ दिन। तभी एक ठंडी हवा का झोंका बिसरा हुआ रास्ता सा आता है और हौले से जारे के माह वाले पन्ने को कैलेंडर पर पलट देता है। धीरे से शाम घिर रही है। लालटेन, रजाई और कविता तीनों मुझे घेर लेते हैं। कमरे की बत्ती बुझा दी मैंने, चांद वाली खिड़की खोल दी है। आज सायरन बजेगी संध्या सुंदरी की, कवि सब मदहोश होंगे। आज दिन को मैंने गली से भोपू वाले को गुजरते भी सुना था। वो शरद की बोहनी कर रहा था। वो चादर, सूट और शाल वाला भी कहीं दूर कश्मीर से आया था। लालटेन के शीशे में अब भी मैं स्कूल देख लेती हूँ। पन्ने पर लिखकर ख्वाहिशें अब भी राख बनाकर मिट्टी में घिस देने वाला टोटका करती हूँ। ये जूही के फूल वाला गाछ मेरे सब सपनों के राज जानता है। मैं अंधेरी रात खलिहानों और नदियों से गुजरना चाह रही हूँ। मुझे नदी में तैरते चांद और तारों की परछाई सबसे अधिक आकर्षित करती है। मैं खेतों से गुजरती हुई किसी डरावनी जिन्न से मिलना चाहती हूँ। मैं एक सुंदर दुनिया के सब भूल पढ़ना चाह रही हूँ। मुझे जीनी है ये पीछे छूटी हुई दुनिया फिर से। मैं ठिठुरन महसूस करना चाहती हूँ ताकि अलाव का इंतजार और भी रोमांचक हो सके। मैं थोड़े कम में, थोड़े से थोड़े में जीवन गुजार देना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन अपने पुराने टूटे हुए कोठियों के धान सा झरता हुआ होता है।
जहाँ भूख के लिए रोटी और सोने के लिए गर्मी की कोशिशें ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। क्या बात, बहुत खूब। बहुत अच्छा, बढ़िया। थैंक यू। सुनाइए, अभी 2-3 मिनट और हैं प्रेमा जी। अच्छा, अच्छी ठीक है, कविताएं, अच्छा पाठ कर रही हैं आप, कविताएं बहुत मार्मिक और सशक्त हैं। ठीक है। तो ये भी मैं हंस के नवंबर 2024 अंक में आई है, वही सुना देती हूँ आपको। जी, स्वागत। इसका शीर्षक है प्रयोगशाला के बंदर। कुछ लोगों के पास पैसे हैं, कुछ लोगों के पास इज्जत नहीं है, कुछ लोगों के पास इज्जत और कपड़े दोनों नहीं है। ये जिनके पास दोनों नहीं है, आजकल गीत कविताएं लिखते हैं, फिल्में बना लेते हैं, निजाम चला लेते हैं। क्या बात, ये आपसे बहुत मिलते हैं, ये आपसे मिलते हैं तो सबसे पहले मौसम का हाल पूछते हैं। ये अक्सर कोई ना कोई डे मना रहे होते हैं। ये सच होते दिन में ये सच होते दिन में रात का अमृतकाल है। यह एक उदासीन व्यवस्था पर प्रश्न काल है, जिसके लिए 1700 लाइट्स सुरक्षित है, क्या बात, आरक्षित हैं मूर्खों की सत्ता में। ये उम्मीद है चुनाव की तरह, ऐसी घोषणा जैसे बिना दांत के हाथी नुमाइशी बाजार में। ये बीमारी है वुहान वायरस की तरह, ये हर बार कुविकास से बाहर निकलते हैं। ये अपभ्रंश है सभ्यता के, नामुराद प्रजाति जिसके वंशज प्रयोगशाला के बंदर थे, जो पागल हो गया था। ये इस क्या बात, लोकतंत्र और साहित्य के लिए उतने ही घातक है जैसे कि हर बार जीतती हुई कोई एक सरकार। बहुत खूब। और समय है या हाँ, बस एक कविता एक सुना दीजिए लास्ट। एक सुना दूं? अच्छा, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सटीक। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। हाँ। ठीक है, ये पता, ठीक है, यही सुनाती हूँ। आत्महत्या। हम्म, आत्महत्या ने हत्या से पूछा, कितना फासला है तुम में और मुझ में? हत्या ने मजबूती से कहा, मैं प्रलय, निनाद, आत्मघाती दुखों में सांसों के शोर को अपना साथी बना लेता हूँ। आत्महत्या के लिए सांसें क्षैतिज स्थिति में रखा कोई यंत्र था, जिसे कभी भी बजाना बंद किया जा सकता था। वह दुनिया को हर रोज एक मौसम मानता था। उसके द्वारा अपने साथ किए व्यवहार को फौरन प्रलय और अकाल से जोड़ लेता था। बसंत और बरसात का पन्ना उसके कैलेंडर से फट गया था। हत्या का चरित्र कुछ सही तो नहीं था, मगर वो जमीर, शर्म, सवाल और समाज से कोई मतलब नहीं रखता था। धीरे धीरे हत्या को अवसाद की तरह देखा जाने लगा। आत्महत्या अब भी दयाशील, करुणामयी, कमजोर बना रहा। हत्या ने कहा, हम दो लोग चचाजात भाई हैं। मैं सांसों के शोर से जागता हूँ, खाता हूँ और सो जाता हूँ। मेरा छोटा भाई, जिसे जीवन के त्रिया चरित्र ने चक्रव्यूह में घेर रखा है, वह बेवकूफ और चालाक दोनों एक साथ है। वह सांसों को छीनकर बलशाली समझता है स्वयं को। वो असलहा, तोप, कवच, गोला बारूद और घर में जानवरों की खाल रखता है। मैं बहुत समझाता हूँ उसे कि जीवन लेना पाप है, उलट उसके देना और उसे जीना साहस। वह थोड़ा कुछ समझता है, फिर जोर जोर से सांस लेता हुआ कहता है, ये आसमान मेरा, ये जमीन मेरी, अहम ब्रह्मास्मि। और दौड़ने लगता है कोसों, इधर उधर दाएं बाएं। उसके पीछे मुकदमा चलता है, वो जेल जाता है, केस लड़ता है, फिर सांसों के लिए षड्यंत्र रचता है। फिर से कहता है, पैरवी मेरी, अधिकार मेरा, हिस्सा मेरा, जीत मेरी और मेरा है पैसा। वो दुस्साहसी दुर्लभतम निर्लजता से जीता है। उम्र कैद या फांसी उसके लिए 3rd डिग्री घोर डरावनी सजा है। हत्या बहुत चुप रहता है और सिगरेट जला लेता है।
वो खांस रहा है, क्रोनिक बीमारियों का शिकार हो रहा है, मगर शायद एक दिन वो अपने छोटे भाई को सांसों के खर्च का बजट बता देगा, इस आश्वस्त से है। आत्महत्या इधर दोनों भाइयों के विरोधाभासी चरित्र को देखता हुआ फिर एक और बार जोर से दुर्बल होता है, गले को दबा कर देखता है, सांस अटका सा लगा, आंखें बंद करके पुतलियां गोल घुमाता है, सब सफेद, नीला पीला, काला भूरा, शून्य शांत, अवाक, प्रश्नहीन, उत्तर विहीन लगा। थोड़ी देर नींद सी लगी कि किसी ड्रग्स की कोमा बेहोशी थी, उसे बड़ा स्थिर और फिलहाल ठीक सा लगा, जैसे बड़े पैग पीने के बाद की निश्चिंतता। तभी यकायक रस्सी टूटती है, माथे पर जरा चोट लगी, सांसें अभी चल रही थी, तनाव, अवसाद, चिंता, रोग, भय, लाज, प्रश्न, उत्तर, कचहरी, तारीख सब एक साथ ऐसे खड़े हुए कि उस कमजोर नब्ज वाले आदमी ने आत्महत्या को चुन लिया। कल दरवाजा खुला था, फलाने औ ने फांसी लगा ली थी, हत्या ने सिगरेट खत्म की, गला साफ किया और अपने छोटे भाई के केस लड़ने का प्रण लेता है। आज बड़ा भाई पूरे जोश से था, कस उसका सगल बन गया, हर फिक्र धुएं में उड़ाता हुआ उसने सांसें चुनी थी और अब साथ के लिए मनोचिकित्सक से फौरन मिला। चिकित्सक ने उसे प्रेम चुनने को कहा, हालांकि बड़े भाई का चरित्र अच्छा था, मगर उसने विवाहितर संबंध चुना और खुश रहने लगा। अब तो उसने सिगरेट भी छोड़ दी। सजा का छोटा भाई सुधर जाने का प्रण लेकर सजा काटकर से जेल से छूट चुका है और धीरे धीरे सांसें लेता हुआ सरसराती हवाओं से बातें करना भी सीख चुका है। आत्महत्या का भूत पाताल लोक में यमराज के यक्ष प्रश्नों का जवाब अब तक नहीं ढूंढ सका है। तो अच्छा कविता पाठ रहा, बहुत ही सशक्त और संवेदनापूर्ण कविताएं रही, कुछ अलग तरह की कविताएं रही। बहुत आभार आपका प्रेमा जी, शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुधा उपाध्याय जी को, जो दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं कविता पाठ के लिए। सुधा जी पहले आ चुकी हैं आलोचक के रूप में इस प्रोग्राम में, आज दोबारा उनसे मुलाकात हो रही है। आपने जैसा कि बिना कहे कोई समझ सकता है, गोल्ड मेडलिस्ट आप हैं जिस तरह से हम लोग वीडियो आपके देखते हैं और आपकी प्रतिभा जो है साहित्य को लेकर। तो पीएचडी आपने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, आलोचना की 2 किताबें हैं और बहुत सारे संकलनों में भी आपकी किताबें आई हैं। और पुरस्कारों की तो एक लंबी लिस्ट है, यहाँ सबका जिक्र करना जरूरी नहीं है। बहुत से पुरस्कार तो आपको यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, इसके अलावा जो दूसरे संस्थान होते हैं, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की ओर से भी आपको एक पुरस्कार मिला है, सरोजिनी नायडू सम्मान, शीला सिद्धांतकार सम्मान आपको मिला है कविता संग्रह के लिए। तो एक लंबी फेहरिस्त है पुरस्कारों की। इसके अलावा और भी उपलब्धियां आपकी हैं। स्कूल के केरल का जो पाठ्यक्रम है SCRT का, वो बच्चों की जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं स्कूल की, उसमें भी आपका काफी योगदान है, अलग अलग जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें। और संपादन भी आपने किया है, सब कुछ सह संपादन भी किया है कुछ पत्रिकाओं का, और लगातार आप लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी आपका। बहुत स्वागत, अभिनंदन प्रशांत जी। कविताएं खुद अपना काम करें, कविताओं को ज्यादा जगह मिले, कविताएं बोलें। हम और आप जितना कम बोलें अच्छा है। तो सिर्फ कविता मैं सुनाई दे रही हूँ, दिखाएं। तो कोई भूमिका नहीं रखती आज, क्योंकि आज कवि के रूप में आपके बीच मौजूद हूँ। 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। तंत्र यानी शासन, अनुशासन, ये गण के हाथ में हो, जन गण मन का विजय हो, इसी शुभकामना के साथ आज मैं अपनी कुछ इस मिजाज की 1-2 कविताएं सुनाऊंगी। प्रेमा की बड़ी अच्छी मुक्तिबोधीय कविताएं, लंबी कविताएं, बड़ी अच्छी कविताएं थी, बड़ी सधी हुई कविताएं थी। और मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ प्रेमा, तो मैं भी थोड़ा समय लूंगी और छोटी छोटी कुछ कविताएं आपके बीच
रखूंगे। शंभू बादल जी को सादर प्रणाम और इस मंच की गरिमा को नमन करते हुए पहली कविता चमकीली सदरी। चमकीली सदरी पहने हुए हमारा नायक अपनी दोनों जेबों में सधा हुआ हाथ डाले बाजीगरी दिखा रहा है। चमकीली सदरी पहने हुए हमारा नायक अपनी दोनों जेबों में सधा हुआ हाथ डाले बाजीगरी दिखा रहा है। इन्हीं जेबों में कैद है हमारा गणतंत्र। कल सुबह गण दाहिनी जेब में था, कल सुबह गण दाहिनी जेब में था, तंत्र के साथ सुस्ताता हुआ। आज कब और कैसे दोनों जेबों में चहलकदमी बढ़ गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर चमकीली सदरी पहने हुए बाजीगर फिर से दोनों जेबें टटोलता है। चमकीली सदरी पहने हुए बाजीगर फिर से दोनों जेबें टटोलता है। हाय, ये क्या हुआ? बाईं जेब से गण गायब। चमकीली सदरी पहने हुए बाजीगर फिर से दोनों जेबें टटोलता है। हाय, ये क्या हुआ? बाईं जेब से गण गायब है। भीड़ इकट्ठा है देखने को तमाशा। अपनी बुलंद आवाज में बाजीगर फिर से ललकारता है। अदला बदली उठा पटक में गण लहूलुहान। अदला बदली उठा पटक में गण लहूलुहान। शोर मचाने पर कराहता हुआ कई टोपियों कई पगड़ियों का मोहताज छूटते बंधते उकता सा गया। भीड़ इकट्ठा है देखने को तमाशा। अपनी बुलंद आवाज में बाजीगर फिर से ललकारता है। अदला बदली उठा पटक में गण लहूलुहान। शोर मचाने पर कराहता हुआ कई टोपियों कई पगड़ियों का मोहताज छूटते बंधते उकता गया। मित्रों कल आकर फिर देखना चमकीली सदरी का एक नया तमाशा। एक बार फिर से लोकतंत्र की मात हुई। एक बार फिर से लोकतंत्र की मात हुई। एक दूसरी कविता। इस साल मैंने पहले से ज्यादा झूठ बोले। इस साल मैंने पहले से ज्यादा झूठ बोले। बात बात पर कदम कदम पर मतलब से कम बिना मतलब ज्यादा झूठ बोले। दरअसल झूठ की होती है एक आभासी दुनिया जिसकी न कोई सीमा है न कोई आकार प्रकार। गाहे बगाहे हर कोई आता है वहां चेहरे पर चेहरा पहने हुए। सबसे खतरनाक होता है चकाचौंध में लिपटा हुआ झूठ। सबसे खतरनाक होता है चकाचौंध में लिपटा हुआ झूठ। और भी खतरनाक होता है उस झूठ पर भरोसा कर लेना जिससे परत दर परत छिलने लगता है ओढ़ा पहना सुथरा चेहरा। कोई फर्क नहीं पड़ता जहां लिखा है उम्मीद और अपनापन। बेखौफ वहां लिख दो झूठ क्योंकि झूठ हमारे जमाने की हकीकत है। झूठ हमारे जमाने की हकीकत है। क्या बात, बहुत खूब। एक और छोटी सी कविता। कैद। घर में कैद रहने वाली एक माँ अपने छोटे बेटे को ढूंढते हुए खेल के मैदान तक पहुंच जाती है। बेटे को क्रिकेट खेलते देख खुश होती है। बेटे के पास पहुंची, उसका बैट अपने हाथों में ले लिया, बैटिंग करने लगी। बॉल मारने के बाद सहसा जोर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते अगले पल अचानक फपक फपक कर रोने लगी। रोती हुए माँ को अगले ही पल बेटी ने देखा। माँ क्यों रोती हो? माँ क्यों रोती हो? माँ ने धीरे से कहा, चल हट, तू नहीं समझेगा कैद। क्या बात। एक और कविता।
एक पुरानी घटना याद आ गई है। कविता भी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन वो कविता आज सुनाना चाहती हूँ। इस मंच पर अपने वैचारिक अपने ही तरह के लोग हैं, तो एक कविता जो उन दिनों लिखी थी। वो पूछ रहे हैं आपने अपनी कलम में स्याही किससे पूछकर भरी? हिम्मत कैसे हुई बिना रजामंदी के कुछ बोलने की? अरे लगातार धमकियों के बाद भी तुम सिर उठा रहे हो। उन्होंने बनाया एक रोड मैप, चिन्हित किया हमारे आपके घरों को, बनाई एक भीड़ की फौज और छोड़ दिया पंसारे कुलबुर्गी अखलाक होने के लिए। अब मालदा हिंसा के बाद वो फिर हमसे पूछ रहे हैं, अब क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? दरअसल वो पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं देश को, फिर से जुटा रहे हैं अलग तरह की भीड़, कर रहे हैं मंदिरों पर सेमिनार, सान चढ़ा रहे हैं धर्म की तलवार। किसी भी सूरत में अब वो नहीं गंवाना चाहते चुनावी दंगल, किसी भी सूरत में वे अब नहीं गंवाना चाहते चुनावी दंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कविता, भाषा बनाम बोली। स्वागत। वह नहीं जानता जैसी बोली बोल रहा है वह, उसी को हथियार बनाकर एक दिन भाषा पर बनाया जाएगा चक्रव्यूह, जिसकी हर दीवार पर खड़े होंगे भाषाविद, मैनेजमेंट गुरु, पत्रकार और नेता, जो तय कर रहे होंगे अपना अपना मानक। वह नहीं जानता जैसी बोली वह बोल रहा है, उसी को हथियार बनाकर एक दिन भाषा पर बनाया जाएगा चक्रव्यूह, जिसकी हर दीवार पर खड़े होंगे भाषाविद, मैनेजमेंट गुरु, पत्रकार और नेता, जो तय कर रहे हैं अपना अपना मानक, और धीरे धीरे अपने हथियारों से कर दी जाएगी एक और बोली की हत्या। संख्या बढ़ रही है हत्यारों की, अब नहीं दिखते खून के धब्बे। अगर आपके पास भी बची है अपनी बोली, अगर आपके पास भी बची है अपनी बोली, तो हो जाइए सावधान, अगली बारी कहीं आपकी ही न हो, अगली बारी कहीं आपकी ही न हो। बहुत सुंदर, बहुत समीचीन। एक और छोटी सी कविता। इन दिनों नींद में रहती हूं, मैं ही क्या, मुझे तो मेरा देश सोता हुआ लगता है। कोई जागना क्यों नहीं चाहता, सपने भी भयानक आते हैं इन दिनों, पर नींद के भीतर की नींद जड़ता इस कदर जकड़े हुए है कि लोग झकझोरने पर भी नहीं जगते। उठते तो हैं हम रोज रोज, पर लोग झकझोरने पर भी नहीं जगते। बुजुर्ग सही कहा करते थे, जो सोया हो उसे जगाना आसान है, जो जागना ही न चाहे वह कभी नहीं जागता। मुझे पूरी आशंका है हम धीरे धीरे सोए में ही मौत की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा देश सो रहा है, मेरा मन मर चुका है। देश और मन की इस क्रमिक मौत में इन दिनों मैं नींद में रहती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत कविता। एक अंतिम छोटी सी कविता। प्रेमचंद वैश्विक कथाकार हैं। यहाँ मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पर बैठे सभी लोग प्रेमचंद से परिचित हैं और प्रेमचंद की रंगभूमि से भी परिचित होंगे। तो कुछ सिंबॉलिक पात्र आएंगे। कविता बहुत छोटी सी है, पर अगर आप उसे रिलेट कर सकें, कनेक्ट कर सकें। नगाड़ा। भाइयों और बहनों, नगाड़े की गूंज शहर से लेकर देश भर में फैल गई। धीरे धीरे अथाह आसमान और अनंत सागर को भी पार कर गई। जय जयकार ने भी नगाड़े का ही साथ दिया।
जय जयकार ने भी नगाड़े का ही साथ दिया। टीवी पर रंग बिरंगे नगाड़ों ने होरी धनिया बामन दासों को अपना बनाया। अब पता चला नगाड़े की खाल सूरदास की है और डंडा मिठुआ के जले हुए घर का। क्या बात। नगाड़े की खाल सूरदास की है और डंडा मिठुआ के जले हुए घर का, जिस पर पूरी छत टिकी हुई थी। हाँ, पूरी छत टिकी हुई थी। बड़ी तेजी से गांव दर गांव, शहर मुखौटों में, और हम और आप नगाड़ों में तब्दील हो रहे हैं। हम और आप नगाड़ों में तब्दील हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कुछ और कविताएं भी नहीं, बिल्कुल, आप जारी रखिए, अभी 3-4 मिनट है मैडम आपके पास। जी जी जी। तो अब कुछ सुनना चाहेंगे। दूसरे मिजाज की कविताएं सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत। जी। कविता है दरवाजे। इस घर के दरवाजे छोटे हो गए हैं या कि तेरा कद ऊंचा हो गया। इस घर के दरवाजे छोटे हो गए हैं या कि तेरा कद ऊंचा हो गया है। लौट कर आते ही क्यों लहूलुहान हो जाता है अंदर बाहर। तिरछा होना तो तूने सीखा ही नहीं, तिरछा होना तो तूने कभी सीखा ही नहीं। झुकना फिर भी गनीमत है, पर रेंग कर जीना कतई नहीं। झुकना फिर भी गनीमत है, पर रेंग कर जीना कतई नहीं। तूने अपना सारा मोम उड़ेल तो दिया, तूने अपना सारा मोम उड़ेल तो दिया। इन गरम गरम लोहों पर लगी जंग कुछ भी कम न कर पाई। तूने अपना सारा मोम उड़ेल तो दिया इन गरम गरम लोहों पर उन पर लगी जंग कुछ भी कम न कर पाई। तू स्प्रिंग की गुड़िया तो नहीं, तू स्प्रिंग की गुड़िया तो नहीं। गर्दन लुढ़का भी ले, हाथ पैर समेट भी ले, पर अपने लिए दरवाजे बड़े नहीं करवा सकी, पर अपने लिए दरवाजे बड़े नहीं करा सकी। तेरे बढ़ने और दरवाजे के घटने की घटना पुरानी है, तेरे बढ़ने और दरवाजे के घटने की घटना पुरानी है। एक और छोटी सी कविता। सुबह सवेरे एक बनावटी मुस्कान पहने निकलती है घर से। सुबह सवेरे एक बनावटी मुस्कान पहने निकलती है घर से। बार बार मुखौटे बदलते थक जाती है, बार बार मुखौटे बदलते थक जाती है। बनावटी हंसी खुश्क आंखें खोखला मन, बनावटी हंसी खुश्क आंखें खोखला मन आतंकित करते हैं। तब भी विशिष्टों में रचपच नहीं पाती। बार बार मुखौटे बदलते थक जाती है। कृत्रिम हंसी खुश्क आंखें खोखला मन आतंकित करते हैं, तब भी विशिष्टों में रचपच नहीं पाती। थकी हुई वापस लौटती है जब अपनी दुनिया में, जहां राह देख रहे हैं जाने कब से भूखे बच्चे, बिखरा घर, उलझी अलमारी, दूध राशन सब्जी की खरीदारी करती युद्धरत औरतें। थकी हुई वापस लौटती है जब अपने घर, जहां राह देख रहे हैं जाने कब से भूखे बच्चे, बिखरा घर, उलझी अलमारी, दूध राशन सब्जी की खरीदारी करती युद्धरत औरतें। डांट डपट कर सुला देती हैं बच्चों को, पड़ जाती हैं निढाल बिस्तर पर, ताकि कल फिर जिरह बख्तर के साथ निकल सकें घर से, ताकि कल फिर जिरह बख्तर के साथ निकल सकें घर से। बहुत बढ़िया। और सुनाऊं क्या? आइए एक कविता और सुनाइए। सुनाती हूँ। एक कविता
अपनी बच्ची के लिए बड़ी आत्मीय कविता, बड़ी पर्सनल कविता है। मैं प्रायः मंच पर सार्वजनिक रूप से पर्सनल कविताएं नहीं सुनाती हूँ, पर एक दो कविताएं उस मिजाज की भी। दुलरुआ नाम पुकरुआ नाम सबसे पहले माँ देती है अपनी बच्ची को। दुलरुआ नाम पुकरुआ नाम सबसे पहले माँ देती है अपनी बच्ची को। बच्ची बढ़ने लगती है, लोग तरह तरह का नाम धरने लगते हैं। बच्ची बढ़ने लगती है, लोग तरह तरह का नाम धरने लगते हैं। बच्ची के जीवन में आया पहला प्रेम, बच्ची के जीवन में आया पहला प्रेम, और उस प्रेम पात्र का दिया पहला पहला पुकरुआ नाम। माँ को जैसे अधिकार क्षेत्र छिनता नजर आता है, माँ को जैसे अधिकार क्षेत्र छिनता नजर आता है, माँ दूसरी ही सुबह अपनी पहलौठी संतान, अपनी बच्ची को उसके औपचारिक नाम को शुद्ध आचरण से पुकार कर जगाती है। माँ को जैसे अधिकार क्षेत्र छिनता नजर आता है, माँ दूसरी ही सुबह अपनी पहलौठी संतान, अपनी बच्ची को उसके औपचारिक नाम को शुद्ध आचरण से पुकार कर जगाती है। तो ऐसा लगता है कि न्यूज एंकर भूकंप में तबाही के नाम की सूची पढ़ रही हो। तो ऐसा लगता है न्यूज एंकर भूकंप में तबाही के नाम की सूची पढ़ रही हो। एक और कविता, ये भी छोटी सी ही कविता है और बहुत पर्सनल है। ये आखिरी कविता प्रशांत जी। स्वागत। उस अनकहे वृतांत को जो तुमने घोंट लिया कंठ तक, उस अनकहे वृतांत को जो तुमने घोंट लिया कंठ तक, गुस्साए भबक कर फूलते नथुनों में न ऊष्मा बची न कोई स्पंदन, न ठंडा बर्फानी स्पर्श, तिक्त कसैलापन। चोर नजर कब तक छिपा लेती, मैंने आज भीतर तक जिया अपना ही अनमनापन। मैंने आज भीतर तक जिया अपना ही अनमनापन। कैसे कह दूं मैं अब वही हूं, कैसे कह दूं मैं अब वही हूं या कोई और। तुम्हारे नमक में सनी गंध ने मुझे मुझसे अलग कर मेरे स्वाद गंध स्पर्श तक को छीन लिया। तुम्हारे नमक में सनी गंध ने मुझे मुझसे अलग कर मेरे स्वाद स्पर्श गंध तक को छीन लिया। इस लत ने मेरे होंठ सिल दिए। प्रेम एक दृश्य था सो बदल गया, स्पर्श एक छल था सो मचल गया। प्रेम एक दृश्य था सो बदल गया, स्पर्श एक छल था सो मचल गया। क्योंकि स्वाद गंध से बढ़कर कुछ और, एक अवरुद्ध गीत, एक अवकुंठ इच्छा, आइडेंटिटी ने दस्तक दी और हम चोटिल। आइडेंटिटी ने दस्तक दी और हम चोटिल, अपनी अपनी शिनाख्त में लग गए। हाँ हम अब वह नहीं हैं, हाँ हम अब वह नहीं हैं, हाँ हम अब हैं कुछ और, हाँ हम अब हैं कुछ और। क्योंकि कोई ठेस गहरी उथली नहीं होती, कोई चोट छोटी और बड़ी नहीं होती। हाँ हम अब और वह नहीं है। बस बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, शुक्रिया। ये सुधा की कविता कहें या कविता की सुधा कहें? नहीं बस आज आप लोगों ने इस मंच पर कुछ पर्सनल कविताएं सुन ली, कुछ कविताओं से मैं बचती हूँ। जी नहीं बिल्कुल, पर्सनल नहीं होता। हाँ, वो सबका पर्सनल होता है बेसिकली, सबका जीवन, सबकी भावनाएं। जी में सामाजिक तत्व और सामाजिकता उसमें होती निहित होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय सुधा जी। जी बहुत ही सार्थक और सशक्त कविताएं रही और आज के समय को परिभाषित करती हुई कविताएं आपकी रही। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं वक्तव्य के लिए आदरणीय शंभू बादल सर को आमंत्रित करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं और परिचय देते हुए भी मैं गर्व महसूस करता हूं कि आप इस मंच पर आए हैं। शंभू बादल जी, 1945 में आपका जन्म हुआ हजारीबाग में
और आप प्रोफेसर रहे, रांची के कॉलेज में रहे, फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में है वहाँ एचओडी के तौर पर आप रिटायर हुए। और आपके बायोडेटा में कुछ खास चीजें हैं, जैसे पूर्व सदस्य परामर्श समिति हिंदी एवं जनरल काउंसिल, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली, और सांस्कृतिक यात्राएं आपकी बहुत हुई, उज्बेकिस्तान, इंग्लैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, वेटिकन सिटी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, थाईलैंड आदि, और रूस भी है उसमें। इन सारे देशों में आपने सांस्कृतिक यात्रा में या भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको बहुत से पुरस्कार हासिल हैं। निश्चित रूप से आपका जो लेखन है वो बहुत ही उच्च कोटि का है, सभी इस बात को जानते मानते हैं। आपके 3 कविता संग्रह हैं, बहुत सी आपकी रचनाओं का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मैं इसके पहले के शंभू जी को बुलाऊं, उन देखिए ये कुछ पंक्तियां मैं उनकी यहाँ सुनाना चाहूंगा, बहुत शॉकिंग लगी मुझे। आज 26 जनवरी है और हम जानते हैं कि निश्चित रूप से हमारी संस्कृति जो है उसमें आदिवासियों की संस्कृति भी शामिल है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोक कला या लोक नृत्यों को एक प्रदर्शन की वस्तु मान लिया जाता है। वहीं तक जैसे किसी का स्वागत करना है मंत्री जी का या किसी का देशी विदेशी मेहमानों का, उनका एक नृत्य करवा दिया जाता है, बाकी तो हाशिए पे रहते हैं। और अब तो खुलेआम जल जंगल और जमीन जो है, इसका हक जो है ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से सरकारों द्वारा छीना जा रहा है। ये अलग तरह का समय है। और चूंकि शंभू बादल जी उस परिवेश में सारा जीवन आपका गुजरा है, तो आपके अंदर कितनी संवेदना और भावना है वो उन आदिवासियों के प्रति इन पंक्तियों से जाना जा सकता है। आप लिखते हैं एक कविता में, मेहमानों के सामने कोई जब तुम्हें नचाए, तुम्हारी लोक कला की प्रशंसा करे, तुम्हें हकीकत नहीं समझनी चाहिए क्या? तुम प्रदर्शन की वस्तु हो। तुम्हें तो मुखौटे उतारने और चांटे जड़ने की कला भी आनी चाहिए, क्योंकि थाप और चांटे का संतुलन तुम्हारे लिए सही जगह सुनिश्चित कर सकता है। आखिरी पंक्ति देखिए, क्योंकि थाप और चांटे का संतुलन तुम्हारे लिए सही जगह सुनिश्चित कर सकता है। यानी मांदल की एक थाप गालों पर भी पड़े। देखिए कि क्या रूपक है। तो स्वागत है शंभू बादल सर, प्लीज कुछ कहें इस सभा। हाँ, अनम्यूट करिएगा सर प्लीज, माइक अनम्यूट करिएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कविता मुंबई अंक 16 के संयोजक श्री हृदयेश मयंक जी एवं डॉक्टर भूपनाथ पांडे जी, संचालक डॉक्टर प्रशांत जैन जी, कवयित्री प्रेमा झा जी और कवयित्री सुधा उपाध्याय जी, तथा इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले अन्य सभी साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबों का आभार। कविता कवि का अमूल्य सृजन है। कविता कवि का अमूल्य सृजन है। कवि जब संवेदनशीलता से ओतप्रोत होता है, इसके अंतःकरण में संवेदना, भाव और विवेक के साथ अत्यधिक हलचल मचाने लगती है, तो कविता का जन्म होता है। हम संवेदना के आधार व्यक्ति, समाज, प्रकृति, प्रवृत्ति, घटना, परिवेश आदि होते हैं। जिंदगी के विभिन्न रूप, इनके कार्य, आकर्षण विकर्षण की दृश्य अदृश्य स्थिति, इनके मुखर अंशुल 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 एक मिनट। नो प्रॉब्लम प्लीज। इस बीच में स्वागत करूं, सोनू कुमार जी उपस्थित हैं, राज बोहरे जी उपस्थित हैं कविताएं सुनने के लिए, और दीक्षिता जी भी हैं। आप सबका बहुत स्वागत। प्लीज सर शुरू करें, बादल सर। हाँ, हाँ, तो ये कविता कवि का अमूल्य सृजन है। कवि जब संवेदनशीलता से ओतप्रोत होता है,
इसके अंतःकरण में संवेदना, भाव और विवेक के साथ अत्यधिक हलचल मचाने लगती है तो कविता का जन्म होता है। इस संवेदना के आधार व्यक्ति, समाज, प्रकृति, प्रवृत्ति, घटना, परिवेश आदि होते हैं। जिंदगी के विभिन्न रूप, इनके कार्य, आकर्षण, विकर्षण की दृश्य अदृश्य स्थिति, इनकी मुखर मूक ध्वनियां जो देखता सुनता है, ग्रहण करता है, इनके अर्थ, इनकी गूंज, इनकी बेचैनी, उदासी, चिंता, समस्या, सुंदरता, कुरूपता, सुख दुख, उत्पीड़न को समझता है, इनके विषय में सोचता है, इन्हें आवाज देता है, इनकी आवाज बनता है, इन्हें अपने हृदय केंद्र में रखता है, वही कवि होता है। कवि का मैं केवल मैं संकीर्ण नहीं होता, बल्कि व्यापक, असीम भी होता है। इसके मैं के साथ हम भी रहते हैं। इस संदर्भ में आदि कवि वाल्मीकि और व्यास से लेकर कबीर, निराला, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, विष्णुचंद्र शर्मा, मान बहादुर सिंह, गोरख पांडे, महेश्वर, विद्याभूषण, सुशील कुमार, कौशल किशोर, शैलेंद्र चौहान, स्वप्निल श्रीवास्तव, महेंद्र ने, राम कुमार कृषक, सुभाष राय, शैलेंद्र शांत, अनवर शमीम, अनीता वर्मा, चंद्रेश्वर, राजकिशोर राजन, DM मिश्र, प्रियदर्शन, विजय सिंह, सुधा उपाध्याय, प्रेमा झा आदि की कविताओं को देखा जा सकता है। आज उपभोक्तावादी प्रवृत्तियां काफी बढ़ गई हैं। व्यक्तिवाद चरम पर है। भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, डकैती, हत्या जैसे अपराध काफी बढ़े हैं। गरीबी अमीरी के बीच खाई अधिक गहरी हुई है। लोभ, अधिकार विस्तार, युद्ध ने विश्व मानसिकता को, भाईचारे को, जीवन मूल्यों को विखंडित कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, इजराइल ईरान सीरिया युद्ध भयानक रूप से चल रहे हैं। पक्ष विपक्ष में अमेरिका सहित नाटो देश, चीन आदि खड़े हैं। लाखों लोग मारे गए, घायल हुए, शरणार्थी बने, पर्यावरण क्षतिग्रस्त हुआ, हथियारों के बाजार समृद्ध हुए। आज के व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम जब कवयित्री प्रेमा झा और कवयित्री सुधा उपाध्याय की कविताओं पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि इनमें मानवीय मूल्यों की गहरी पहचान है। जन जीवन को उत्प्रेरित करने, पर्यावरण के प्रति सजगता लाने की अद्भुत क्षमता है। प्रेमा झा जी हेड ऑफ मेडिकल कंटेंट के पद पर तथा सुधा उपाध्याय जी प्रोफेसर के कार्य करते हुए भी कविता को अपनी अभिव्यक्ति का बड़ा आत्मीय और सशक्त माध्यम बनाया है। इन दोनों कवयित्रियों ने कविता के साथ कथा साहित्य और लेख आदि के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दोनों ही विभिन्न विधाओं में सतत रचनाशील हैं। इनकी रचनाएं पुस्तकों के साथ ही देश की विविध पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे सामने आती रही हैं। प्रेमा झा के 2 कविता संकलन आए हैं, हरे पत्ते पर बैठी चिड़िया तथा दूसरी पुस्तक है किले की दीवार और चिड़िया का तिनका। प्रेमा जी आन कविता में लिखती है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय और बढ़ती हुई आगे कबूतर, खरगोश और गाय की पीड़ा को सोच लेती हूँ। आगे कवयित्री लिखती है, हर आदमी दुख है, यह दुख की पराकाष्ठा। यहाँ हम देखते हैं कि कवयित्री प्रेमा दुख के प्रति कितना संवेदनशील है। दुख चाहे मानव का हो या मानवीयतर प्राणी, कबूतर, खरगोश, गाय का हो, दुख दुख है, पीड़ा पीड़ा है। कवयित्री का यह अंकन प्राणी मात्र के प्रति उनकी निष्ठा, आस्था का द्योतक है। इसी प्रकार
आत्महत्या, राई का दुख, धान सा झड़ता जीवन, प्रयोगशाला के बंदर आदि कविताओं को देखा जा सकता है। कवयित्री सुधा उपाध्याय विषय वस्तु की गहराई में उतरकर उसकी व्यापक पड़ताल करते हुए कविता रचती है। व्यक्ति, समाज, जीवन, संबंध, प्रकृति, नारी आदि की स्थितियों को लेकर कवयित्री सुधा उपाध्याय जी ने प्रभावशाली कविताएं लिखी हैं। इसलिए कहूंगी मैं बोलती चुप्पी उनकी महत्वपूर्ण कविता पुस्तकें हैं। सहज सरल भाषा में सुधा जी अपनी गहन अनुभूतियों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है। दुलरुआ नाम पुकरुआ नाम, उस अनकहे वृतांत को जो तुमने, इन दिनों नींद में रहती हूँ कैद, जीवन विकट घड़ियों में निर्णय लेती है आदि कविताएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। अभी इनकी कविताएं हम लोगों ने सुनी। झूठ पर भरोसा करना सबसे खतरनाक है। अब झूठ पर भरोसा जो आडंबर है, दिखावा है, उस आडंबर दिखावे के बीच सच जैसे छिप सा गया है और झूठ इतना हावी है, इस ढंग से आ रहा है हमारे सामने छद्म रूप में कि उस पर ही भरोसा हो जा रहा है। लेकिन यह कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा प्रपंच है, इस ओर कवयित्री ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। फिर उनकी जो कविता है ये इन दिनों नींद में रहती हूँ, यह जो एक तरह से चुप्पी के विरुद्ध यह कविता है। हम चुप रहते हैं या हम जैसे हम नींद में सोए रहते हैं, हम सचेत नहीं हैं, वातावरण के प्रति हम सचेत नहीं हो पाते हैं। क्या कहाँ क्या अनर्थ हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना लूट खसोट है, हम इस पर ध्यान जब नहीं देते हैं, अपने को बिल्कुल उससे अलग रखकर अपनी निश्चिंतता के जीवन में जब डूबे रहते हैं, तो कवित्री कहती है कि हम सब सोए हैं, मेरा देश सोता हुआ लगता है। कवित्री को ऐसा लगता है कि मेरा देश सो गया है, मेरा देश सोता हुआ लगता है, कोई जागना क्यों नहीं चाहता। यह एक बहुत बड़ी चिंता है कवित्री की कि लोग जागना क्यों नहीं चाहता, लोग जागना क्यों नहीं चाहते। लोगों को जगना चाहिए और मुखर होना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन वह सब हो नहीं रहा है। इसलिए कवित्री की चिंता गहरी हो जाती है। और आज सपने भी यदि आते हैं तो वे भयावह होते हैं, अर्थात नींद में भी जो दुख है, जो भयावहता की स्थिति है, वह हमें बेचैन करती है। फिर आगे कवित्री कहती है, हम धीरे धीरे सोए सोए में ही मौत की ओर बढ़ चुके हैं। हम धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका आभास हमें नहीं है। लगता है हम सोए हैं, हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हम जागरूक नहीं हैं। तो इस निश्चिंतता में, जागरूकता विहीन स्थिति में हम पड़े हुए हैं और हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा अंत होने वाला है, लेकिन हम जीवन में जहाँ हैं उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए कवित्री कहती है, सुधा उपाध्याय जी कहती हैं, हम धीरे धीरे सोए में ही मौत की ओर बढ़ चुके हैं, मेरा देश सो रहा है, मेरा मन मर चुका है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि सुधा उपाध्याय जी और प्रेमा झा जी ने समकालीन जीवन को, समकालीन परिस्थितियों को, समकालीन परिवेश को बहुत गहराई से देखा, समझा, महसूस किया है और इन्होंने एक प्रभावकारी रचनाएं इन दोनों कवयित्रियों ने हमें दी हैं। हम इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं और ये अच्छे कविता पाठ के लिए इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से कविताएं हमें सुनाई और अपने भावों, अपने विचारों को हम तक पहुंचाने में सफल रही, हमारे दिल को आंदोलित कर गई इनकी कविताएं। हम इनके प्रति बहुत आभारी हैं और बहुत ही अच्छा लगा आज आप सबों के बीच आकर, आप सबों से बातचीत करके, कविताएं सुनकर आप सबको पुनः पुनः
बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। बहुत आभार सर। और जैसी शानदार कविताएं रही वैसा ही धीर गंभीर आपका वक्तव्य, बहुत ही सुचिंतित सुगठित वक्तव्य आपका, वेल ऑर्गेनाइज्ड। और एक्चुअली इस तरह की सीरियस बात अगर किसी कवि की कविता पे हो तो उनको एक संतुष्टि भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है। अदरवाइज कुछ भी 5-10 मिनट का भाषण दे देना तो बहुत आम बात होती है। तो आपने इतनी गंभीरता से इस कार्यक्रम को लिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और तो अंतिम अब मैं आभार प्रदर्शन की एक औपचारिकता करूं। सबसे पहले शंभू बादल सर आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज के जो आमंत्रित कवि हैं प्रेमा झा जी हैं, सुधा उपाध्याय जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आपने इस कार्यक्रम को एक अलग ही ऊंचाई प्रदान की है अपने कविता पाठ से। और कौशल किशोर जी और DM मिश्र जी आज हमारे बीच उपस्थित थे, किन्हीं कारणों से उन्हें जाना पड़ा है, आपका आभार। और कुछ नए मेहमान भी जुड़े, राज बोहरे जी, दीक्षिता जी, सोनू कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न होता है।